3 जनवरी 2026 की सुबह से पहले अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़कर देश से बाहर हवाई जहाज से ले गए। कुछ ही दिनों में वेनेजुएला के 40 मिलियन बैरल तेल उत्तर की ओर भेजे जा रहे थे। इससे एक सवाल उठता है, अगर अमेरिका धरती पर किसी भी अन्य देश से ज्यादा तेल पैदा करता है, सऊदी अरब से ज्यादा, रूस से ज्यादा, तेल के इतिहास में किसी भी देश से ज्यादा, तो उसे अभी भी वेनेजुएला के तेल की जरूरत क्यों है? इतिहास का सबसे तेल संपन्न देश अपनी सप्लाई पर निर्भर नहीं रह सकता और इसकी वजह राजनीतिक नहीं है। इसका सब कुछ भूगोल, रसायन शास्त्र और 50 साल पहले लिए गए बुनियादी ढांचे के फैसलों से जुड़ा है, जिन्हें कोई भी बदलने के लिए तैयार नहीं हुआ। 2025 में अमेरिकी कुओं ने हर दिन रिकॉर्ड 13.6 मिलियन बैरल कच्चा तेल निकाला और फिर उन्हीं दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने विदेश से और 6.2 मिलियन बैरल तेल खरीदा। दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश सबसे बड़े तेल खरीदारों में भी था। लेकिन यही बात नहीं रुकती। ठीक उसी वक्त अमेरिका लाखों बैरल तेल आयात भी कर रहा था और लाखों बैरल निर्यात भी। 2025 में हर दिन लगभग 4 मिलियन बैरल अमेरिकी कच्चा तेल देश से बाहर गया, जबकि लगभग 6 मिलियन विदेशी बैरल देश में आए। तेल दोनों दिशाओं में एक साथ बह रहा था। इतना सब होने के बाद भी अमेरिका को हर दिन लगभग 2.2 मिलियन बैरल की कमी रह जाती थी। जो कच्चा तेल देश से जा रहा था और जो आ रहा था, वे आपस में बदलने योग्य नहीं थे। वे पूरी तरह से अलग उत्पाद थे और यही अंतर पूरी पहेली है। इसे समझने के लिए आपको उस समय में लौटना होगा जब यह असंभव लगता था। पिछले 50 सालों में अमेरिकी तेल उत्पादन अक्सर घट रहा था। उत्पादन गिरता गया, आयात बढ़ता गया। लगता था देश का तेल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। फिर करीब 2009 के आसपास दो पुरानी तकनीकों ने एक साथ काम करना शुरू किया। ड्रिलर्स ने शेल चट्टान तोड़ना और कुओं को उसके भीतर जमीन के नीचे मीलों तक आड़ा मोड़ना सीखा। इसका नतीजा इतिहास के सबसे तेज ऊर्जा बूम में से एक था। महज 6 साल में अमेरिकी तेल उत्पादन लगभग दोगुना हो गया। अमेरिका ने तेल की कमी से लेकर कच्चे तेल में डूबने तक सफर किया, लेकिन देश की बाकी तेल प्रणाली तालमेल नहीं बिठा पाई। फिर उद्योग ने ऐसी समस्या खोजी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये वही तेल नहीं था जिसकी अमेरिका को जरूरत थी। अमेरिकी शेल हल्का कच्चा तेल बनाता है। ये पतला है, सल्फर कम है और रिफाइन करना आसान है। लेकिन पूरे गल्फ कोस्ट पर अमेरिका की सबसे बड़ी रिफाइनरियां इसके लिए नहीं बनी थीं। सालों की निवेश ने उन्हें इसके विपरीत के लिए तैयार किया था। भारी, गाढ़ा और अशुद्धियों से भरा कच्चा तेल। ये ऐसा तेल है जिसे उपयोगी बनाने के लिए ज्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। जब ड्रिलर्स बाजार को हल्के तेल से भर रहे थे, तब देश की रिफाइनिंग प्रणाली भारी तेल खपाने के लिए बनी थी। सुविधाओं में सबसे महत्वपूर्ण मशीनों को कोकर्स कहा जाता था। एक कोकर भारी कच्चे तेल के बैरल के नीचे बचा टार जैसा अवशेष को लेता है, जो अन्यथा लगभग बेकार होती, और उसे गैसोलीन, डीजल, जेट ईंधन और अन्य उत्पादों में बदल देता है। कोकर जितना बड़ा होगा, रिफाइनरी उतना ही भारी कच्चा तेल मुनाफे के साथ प्रोसेस कर सकती है। अमेरिका के गल्फ कोस्ट में दुनिया के सबसे बड़े कोकर बने थे। ऐसे प्लांट में हल्का शेल ऑयल डालने से मशीनरी के पास करने को कुछ नहीं रहता। जैसे डीजल इंजन में गैसोलीन डालने पर इंजन तो चलता है, पर सही नहीं। हर बैरल में कम ईंधन मिलता है, उत्पादों का गलत मिश्रण होता है और आखिरकार बिल ज्यादा आता है। ऐसा लगता है कि यही असली समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। ये सिर्फ ये समझाता है कि समस्या क्यों है। ये नहीं बताता कि अमेरिका को अभी भी कहीं और तेल क्यों खोजना पड़ा। गल्फ कोस्ट सिर्फ रिफाइनरियों का समूह नहीं, बल्कि अमेरिका की आधी से ज्यादा रिफाइनिंग यहीं होती है। हर दिन यह उतना कच्चा तेल इस्तेमाल करता है जितना अधिकांश ओपेक देश निकालते हैं, और इसका अधिकतर हिस्सा भारी कच्चे तेल के लिए है। वो भारी कच्चा तेल पहले वेनेजुएला और मेक्सिको से आता था। जब वेनेजुएला की तेल इंडस्ट्री ढह गई और मेक्सिको ने अपनी ज्यादा पैदावार अपने देश में ही रखना शुरू कर दिया, तो रिफाइनरियों ने खुद को फिर से नहीं बनाया। वो कर भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने बाहर से खरीदना शुरू कर दिया। उन्हें कनाडा के ऑयल सैंड्स में वैकल्पिक तेल की आपूर्ति मिल गए, जो पाइपलाइनों से पूरे महाद्वीप को पार करके आए। उन्हें और भी हेवी ग्रेड्स पर्शियन गल्फ से मिले, जिन्हें टैंकरों में भरकर समंदर पार भेजा गया। फिर रिफाइनरियों ने अलग अलग तेल मिलाने शुरू किए। अमेरिकी शेल से निकलने वाला हल्का कच्चा तेल बेकार नहीं था,
रिफाइनरियां उसका कुछ हिस्सा चाहती थीं। वे हल्के अमेरिकी तेल को भारी आयातित तेल के साथ मिलाते थे, जिससे ठीक वही ईंधन बनता था जिसके लिए उनकी रिफाइनरियां बनाई गई थीं। इसी दौरान शेल क्षेत्रों में हल्का कच्चा तेल भरता रहा, तो अतिरिक्त तेल को रॉटरडैम और दक्षिण कोरिया तथा जापान की उन रिफाइनरियों में भेज दिया गया जो खास तौर पर इसके लिए बनाई गई थीं। दूसरे शब्दों में, अमेरिका का सबसे शुद्ध कच्चा तेल अमेरिका में नहीं रुक रहा था, वह बाकी सभी के पास जा रहा था, और इसी समय संयुक्त राज्य अमेरिका इसका उल्टा कर रहा था। ये वही गाढ़ा कच्चा तेल आयात कर रहा था जिसके लिए उसकी अपनी रिफाइनरियां बनाई गई थीं। उस व्यापार के हर पड़ाव से किसी न किसी की कमाई होती है। हर हिस्सा अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों को कहीं और लिए गए फैसलों से जोड़ देता है, चाहे वो ओटावा हो, रियाद हो, और 2026 से तेहरान में भी। आप यह विरोधाभास एक ही बंदरगाह समूह में देख सकते हैं, जैसे ह्यूस्टन शिप चैनल, कॉर्पस क्रिस्टी, पोर्ट आर्थर और ब्यूमॉन्ट। एक ही जवार में पश्चिम टेक्सास का तेल लदा टैंकर दक्षिण कोरिया रवाना होता है। उसी ज्वार में एक और टैंकर कनाडा या इराक से कच्चा तेल लेकर अंदर आता है। वे चैनल में एक दूसरे को पार करते हैं। एक देश का तेल जाता है जबकि दूसरे देश का तेल आता है, उसी दिन उसी डॉक पर। इसमें भूगोल की बड़ी भूमिका है। अमेरिकी तेल के 3 मुख्य स्रोत हैं। सबसे बड़ा पर्मियन बेसिन है, जो पश्चिम टेक्सास व दक्षिण पूर्व न्यू मैक्सिको में है। ये अकेले अमेरिकी कच्चे तेल का लगभग आधा, यानी 6.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन उत्पादन करता है। अल्बर्टा में बहुत उत्तर में ऑयल सैंड्स हैं, जिन्हें जोड़ने के लिए वह पाइपलाइन नेटवर्क बनाया गया था, लेकिन यह सिस्टम कभी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ। इसमें जो सबसे अहम हिस्सा गायब था वो था कीस्टोन एक्सेल। ये पाइपलाइन रोज 8,30,000 बैरल अल्बर्टा का भारी कच्चा तेल नेब्रास्का से होकर गल्फ तक ले जाने के लिए बनाई गई थी। इसकी परमिट जनवरी 2021 में रद्द हुई। उसी साल कंपनी ने प्रोजेक्ट बंद किया, लेकिन वो भारी तेल अब भी पंप होता है। अब वह तेल रेल और पुरानी पाइपलाइनों से धीरे धीरे दक्षिण जाता है। हर चरण में प्रक्रिया धीमी और महंगी होती है। एक और स्रोत लगभग भुला दिया गया है। दूर उत्तर पश्चिम में अलास्का है। इसका तेल नॉर्थ स्लोप से निकलकर ट्रांस अलास्का पाइपलाइन से 800 मील दक्षिण जाता है। नई पाइपलाइन अमेरिका के उत्पादन का बड़ा हिस्सा ले जाती थी। आज ये अपनी चरम क्षमता के केवल एक छोटे हिस्से पर चल रही है, और इसकी स्थिति ने इसे सीमित कर रखा है। तेल का अधिकतर हिस्सा पूर्व की ओर भारी लागत के बिना नहीं जाता। इसका ज्यादातर हिस्सा वेस्ट कोस्ट ही जाता है, क्योंकि वहीं ये सस्ता पहुंच सकता है। अमेरिका अलास्का के बैरल्स पूर्व में नहीं भेज सकता। अगर एक ही नक्शे पर दिखाएं तो यह ऊर्जा स्वतंत्रता नहीं लगता। अमेरिका के पास तेल है, उसने बस अलग किस्म के कच्चे तेल के लिए बुनियादी ढांचा बनाया है। अमेरिका पूरी तरह अपने तेल पर निर्भर नहीं हो सकता। इसका दूसरा कारण रसायन शास्त्र से इसका कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी कच्चा तेल सही प्रकार का होता है। अमेरिकी हल्का तेल रिफाइनरियों में जाकर आसानी से ईंधन बनता है। समस्या उसके बाद शुरू होती है। वह ईंधन देश के अंदर हमेशा कुशलता से नहीं पहुंचता, और इसका कारण 1 सदी से भी ज्यादा पुराना है। ये 1920 में लिखे गए एक कानून जोन्स एक्ट की वजह से है। यह इतिहास में एक फुटनोट लगता है, लेकिन यह तय करता है कि अमेरिका में तेल कैसे पहुंचता है। इसमें कहा गया है कि 2 अमेरिकी बंदरगाहों के बीच भेजा गया माल केवल ऐसे जहाज पर जो अमेरिका में बना हो, अमेरिकियों के स्वामित्व में हो, अमेरिकी झंडे के तहत पंजीकृत हो और जिसका चालक दल अमेरिकी हो जाना चाहिए। यह कानून प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी जहाज निर्माण यार्ड और नाविकों की सुरक्षा के लिए पास हुआ, ताकि अगले युद्ध में घरेलू जहाजों का बेड़ा उपलब्ध हो सके। 100 साल बाद वह बेड़ा अब बहुत अलग दिखता है। अब केवल कुछ ही टैंकर हैं जो घरेलू शिपिंग के लिए योग्य हैं। अधिकांश जहाज पहले ही अलास्का से वेस्ट कोस्ट तक कच्चा तेल ले जाते हैं, जबकि तटीय इलाकों में रिफाइंड ईंधन ले जाने वाले जहाज कम हैं। जब आपूर्ति सीमित होती है तो सब बदल जाता है। जोन्स एक्ट। टैंकर चलाना विदेशी जहाज से 3-4 गुना महंगा होता है। एक टैंकर बनवाने में लगभग $200 मिलियन लगते हैं, जबकि एशियाई शिपयार्ड में यह खर्च सिर्फ उसकी 1/4 है। और क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है, देश के भीतर तेल ले जाने की लागत वैश्विक दर की तुलना में कई गुना बढ़ गई है। अमेरिका के पास सही जगह पर सही तेल होने पर भी तेल हमेशा वैसे नहीं पहुंचता जैसा आप उम्मीद करेंगे। पश्चिमी तट को भी वही समस्या नक्शे के दूसरी तरफ से होती है।
कैलिफोर्निया, ओरेगन और वॉशिंगटन व्यवहारिक रूप से गल्फ कोस्ट से कटे हुए हैं। तेल को पूर्व से पश्चिम ले जाना, यानी या तो रॉकी पर्वत पार करना या पनामा नहर के चारों ओर भेजना। जोन्स एक्ट इसे और मुश्किल बनाता है, क्योंकि तट के साथ तेल घरेलू महंगी फ्लीट से ही ले जाना पड़ता है। पश्चिमी तट समुद्री आयात, खासकर फारस की खाड़ी से भारी कच्चे तेल पर निर्भर है और कैलिफोर्निया इस समस्या को बढ़ाता है। राज्य को गैसोलीन का एक खास, ज्यादा साफ मिश्रण चाहिए, जिसे सीमाओं के बाहर कम रिफाइनरियां बनाती हैं। कैलिफोर्निया की सिर्फ एक रिफाइनरी भी बंद होते ही राज्य तुरंत प्रभावित होता है। 2025 में आग ने लॉस एंजलिस के पास शेवरॉन की एल सेगुंडो रिफाइनरी को जला दिया। यह प्लांट कैलिफोर्निया के ईंधन का छठा हिस्सा बनाता है और कुछ ही दिनों में कीमतें बढ़ गईं। जोन्स एक्ट की वजह से ईंधन टेक्सास से नहीं आ सकता और कैलिफोर्निया का खास मिश्रण विदेशी बाजारों से आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो कैलिफोर्निया दोनों दिशाओं से कट जाता है। यही वजह है कि वहां देश में गैस की सबसे ऊंची कीमतों में से कुछ हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। गल्फ कोस्ट से कैलिफोर्निया ईंधन भेजने के लिए शिपर्स कभी-कभी उसे बहामास होते हुए भेजते हैं, क्योंकि नियम ऐसा कहते हैं, न कि ये तेज रास्ता है। अमेरिकन ब्लेंड स्टॉक विदेशी जहाज पर लाद कर बाहर भेजा जाता है, वहां मिलाया जाता है और फिर वेस्ट कोस्ट लौटाया जाता है। ये जोन्स एक्ट को चकमा देने के लिए किया जाता है। अब सबसे छोटा घरेलू रास्ता सबसे सस्ता नहीं है, सबसे सस्ता रास्ता देश से बाहर जाता है, जिससे अमेरिका असुरक्षित हो जाता है। जब 2026 की शुरुआत में होर्मुज जलडमरू मध्य बंद हो गया और ईंधन की कीमतें बढ़ने लगीं, तो व्हाइट हाउस ने सबसे पहले जिन उपायों की ओर रुख किया, उनमें से एक था जोन्स एक्ट में छूट देना। मार्च 2026 में इसने 100 साल पुराने कानून को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया, ताकि संकट के दौरान सस्ते विदेशी टैंकर अमेरिकी बंदरगाहों के बीच ईंधन ले जा सकें। एक देश जिसे अपने तट पर ईंधन लाने के लिए खुद का शिपिंग कानून निलंबित करना पड़े, वो साफ बताता है कि उसके पास पर्याप्त जहाज नहीं है। सिर्फ नागरिक ईंधन ही उन जहाजों पर निर्भर नहीं करता। नेवी का अपना ईंधन नेटवर्क ईस्ट कोस्ट और गल्फ बेस के लिए उन्हीं टैंकरों पर निर्भर है जिन पर बाकी लोग भी निर्भर हैं। जब तूफान या रिफाइनरी खराबी जहाजों को सेवा से बाहर कर देती है, तो वही घबराहट जो ह्यूस्टन में दाम बढ़ाती है, सेना अपने ही बंदरगाहों के बीच ईंधन कितनी तेजी से पहुंचा सकती है भी कठिन बना देती है। जिस देश के पास बाकी पूरी दुनिया से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उसे भी अपनी घरेलू टैंकर फ्लीट को वॉल स्ट्रीट, मेन स्ट्रीट और पेंटागन के बीच बांटना पड़ता है। अमेरिका फंसा हुआ है। ये एक ऐसा देश है जो अपने ही लोगों तक अपना तेल नहीं पहुंचा सकता, कम से कम तब तक नहीं जब तक वो किसी और के जहाज, किसी और की रिफाइनरी या किसी और के कच्चे तेल का इस्तेमाल न करे। पर इसे खराब कहने से पहले एक और संभावना है। ये शायद वैसे ही काम कर रहा है जैसा इरादा था, बस पेट्रोल पंप पर ईंधन खरीदने वाले के लिए नहीं। एक्सॉन मोबिल पर्मियन से बैरल निकालकर उसे वैश्विक बाजार में वैश्विक कीमत पर बेचती है। पायनियर नेचुरल रिसोर्सेज के अधिग्रहण के बाद एक्सॉन अब बेसिन का बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता है। तेल का विदेश निर्यात सबसे अच्छी कीमत दिलाता है और घरेलू बाजार को ऐसे हल्के कच्चे तेल की बाढ़ से बचाता है जिसका इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। देश के भीतर इसकी ज्यादा आपूर्ति कुएं के स्तर पर कीमतें गिरा देती है, जैसा 2015 से पहले हुआ था। इसलिए निर्यात करना समझदारी है और इसी को इनाम मिलता है। अमेरिका की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी टेक्सास के पोर्ट आर्थर में मोटिवा प्लांट है। ये रोजाना करीब 6,50,000 बैरल तेल प्रोसेस करता है और पूरी तरह सऊदी अरामको के स्वामित्व में है। अमेरिकी रिफाइनिंग का बड़ा हिस्सा सऊदी झंडा लहराता है। तट पर अन्य दिग्गज भी हैं। वैलेरो, मैराथन का गैल्वेस्टन बे कॉम्प्लेक्स और शेवरॉन की पास्कागोला रिफाइनरी मिसिसिपी में वेनेजुएला ग्रेड्स पर आधारित हैं। इनमें से हर कंपनी ने दशकों तक एक ही चीज में महारत हासिल की है: सस्ती, घटिया, भारी कच्चे तेल को डीजल, जेट फ्यूल और केमिकल्स में बदलना। रिफाइनर की कमाई भारी कच्चे तेल के एक बैरल की कीमत और तैयार उत्पादों की बिक्री कीमत के फर्क से होती है। यही उनका बिजनेस मॉडल है। इसी वजह से भारी कच्चा तेल उनके लिए अहम है। इसे छोड़ना सिर्फ इनपुट नहीं बदलेगा, ये उस चीज को खत्म कर देगा जिसमें ये रिफाइनरियां माहिर हैं: खराब तेल को कीमती ईंधन में बदलना। और मुनाफा दिखने से भी ज्यादा है। भारी कच्चा तेल लगभग हमेशा कम कीमत पर बिकता है। कनाडाई भारी तेल आमतौर पर हल्के अमेरिकी ग्रेड से
कई डॉलर सस्ता बिकता है। पाइपलाइनों पर दबाव बढ़ने से ये अंतर और बढ़ सकता है, जिससे रिफाइनरी को दोहरा मुनाफा मिलता है। वो सस्ता बैरल खरीदती है और पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल को पूरी कीमत पर बेचती है। कच्चा तेल जितना घटिया होगा, मुनाफा उतना ज्यादा मिलेगा। सिस्टम साफ तेल को नहीं, बल्कि गंदे बैरल से ज्यादा उत्पादन करने वाली रिफाइनरियों को इनाम देता है। तो फिर हल्का कच्चा तेल देश में ही क्यों ना रखें? अगर शैल ऑयल अमेरिकी रिफाइनरियों के लिए सही नहीं और देश वैसे भी इसे विदेश भेज रहा है, तो हल सीधा लगता है, निर्यात बंद कर दो। सिस्टम को मजबूर करो कि वो अपने पास मौजूद चीजें ही इस्तेमाल करे। अमेरिका ने यह पहले ही आजमा लिया था। 1975 से लेकर दिसंबर 2015 तक कच्चे तेल का निर्यात मूल रूप से पूरी तरह से प्रतिबंधित था। यह कानून 1970 के दशक के तेल संकटों के दौरान आया था। खास तौर पर इसलिए लिखा गया था ताकि अमेरिकी कच्चा तेल देश से बाहर न जा सके, जब अमेरिकी लोग पेट्रोल पंप पर लाइन में लगे रहते थे। 4 दशकों तक यह कानून लागू रहा, फिर शेल बूम ने इसे खत्म कर दिया। 2010 के शुरुआती वर्षों तक ड्रिलर्स घरेलू रिफाइनिंग सिस्टम की जरूरत से ज्यादा हल्का कच्चा तेल निकाल रहे थे। उस तेल के पास कहीं जाने की जगह नहीं थी। स्टोरेज टैंक भरते जा रहे थे। कुएं पर तेल की कीमतें गिरने लगीं, जबकि बाकी दुनिया उसी बैरल के लिए कहीं ज्यादा कीमत चुका रही थी। उत्पादक उस तेल को इतनी कीमत पर नहीं बेच पा रहे थे कि ड्रिलिंग करना लाभकारी रहे। इसलिए दिसंबर 2015 में कांग्रेस ने प्रतिबंध हटा दिया। यह योजना के अनुसार हुआ। अमेरिकी शेल को वैश्विक बाजार मिला, कीमतें स्थिर रहीं, उत्पादक ड्रिलिंग करते रहें। शेल बूम, जिसने अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक बनाया, को टिके रहने के लिए उस निर्यात वॉल्व की जरूरत थी, लेकिन इसने उस बेमेल को भी पक्का कर दिया। अमेरिकी हल्के कच्चे तेल को मुनाफे वाली जगह मिलने पर जो रिफाइनरियां इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती थीं, उन्हें सुधारने का दबाव खत्म हो गया। जब तेल रॉटरडैम में देश में मिलने वाली कीमत से बेहतर दाम पर बिक सकता है, तो ब्यूमॉन्ट के एक प्लांट को फिर से तैयार करने में $2 अरब और 1 दशक क्यों खर्च करें? फिर से प्रतिबंध लगाने से रासायनिक संरचना की समस्या हल नहीं होगी। इससे शेल उत्पादकों को तेल की कम कीमत मिलेगी, क्योंकि अतिरिक्त आपूर्ति के लिए देश में जगह नहीं होगी। 2015 का फैसला सबसे आसान था। एक बार रास्ता चुनने के बाद रिफाइनरियों को ठीक करना जरूरी नहीं रहा और समस्या अनिश्चित काल के लिए किसी और की हो गई। गल्फ कोस्ट दुनिया के सबसे बड़े केमिकल हब्स में से एक है। पूरा सिस्टम भारी क्रूड के रिफाइन होने के बाद बची चीजों और सस्ते शेल गैस पर चलता है। वही कॉम्प्लेक्स जो तेल को डीजल में बदलते हैं, प्लास्टिक और उर्वरक के मूल घटक बनाने वाली यूनिट्स को भी सप्लाई करते हैं। कच्चा माल दूर देशों से नहीं आ रहा था, वो पहले से ही वहां पाइपलाइन और टैंकर से पहुंच रहा था। अगर आप रिफाइनरी के कच्चे तेल का प्रकार बदलते हैं, तो पेट्रोल ही नहीं बल्कि सभी उत्पाद बदल जाते हैं। प्लास्टिक, उर्वरक, यहां तक कि कृषि के कुछ हिस्से भी। एक रिफाइनरी कोई अकेली इकाई नहीं है, ये एक बहुत बड़ी औद्योगिक श्रृंखला का शुरुआती बिंदु है। तो फिर इसे ऐसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? 1970-80 के दशक में रिफाइनरियां कोकर जैसी इकाइयों में भारी निवेश कर रही थीं। उद्योग मानता था कि हल्का तेल धीरे धीरे खत्म हो रहा है और भविष्य भारी क्रूड ऑयल का है। रिफाइनरियों को दोबारा तैयार करने में अरबों खर्च हुए ताकि वे वही तेल प्रोसेस कर सकें। कुछ समय तक ये सही रहा, फिर शेल बूम आया जो सिर्फ नई सप्लाई नहीं लाया, इसने सप्लाई का प्रकार बदल दिया। रिफाइनरियां असफल नहीं हुईं, वे बस उस दुनिया के लिए तैयार थीं जो आई ही नहीं। अब संयंत्रों के सबसे महंगे हिस्से बिना उस आर्थिक ढांचे को तोड़े नहीं हटाए जा सकते। अब ये पैसे का सवाल है। एक्सॉन मोबिल ने ब्यूमॉन्ट रिफाइनरी में लाइट क्रूड क्षमता बढ़ाने के लिए $2 अरब की लागत से नया यूनिट ब्लेड बनाया। ये विचार 2014 के आसपास सामने आया था और ये 2023 की शुरुआत तक चालू नहीं हुआ। इसमें लगभग 1 दशक लग गया और इससे सिर्फ 2,50,000 बैरल प्रतिदिन की क्षमता बढ़ी। और ये तो आसान विकल्प था। इससे केवल हल्के कच्चे तेल की क्षमता बढ़ी, भारी प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं हटाई। मुश्किल विकल्प का अर्थ है 50 से अधिक बड़ी रिफाइनरियों को पूरी तरह तोड़कर बनाना। इस काम में अनुमानित $300 अरब खर्च होते और इसे पूरा करने में 10 से 15 साल लग जाते। कोई निजी कंपनी इतनी बड़ी राशि अपनी मर्जी से खर्च नहीं करेगी और संघीय सरकार ने भी कभी निजी औद्योगिक पुनर्निर्माण के लिए इतनी फंडिंग नहीं की है। फिर उत्पाद मिश्रण आता है। भारी कच्चा तेल सिर्फ रिफाइनरियों को नहीं जाता,
बल्कि यह तय करता है कि देश को उनसे क्या मिलता है। भारी बैरल चलाने पर अधिक डीजल, जेट ईंधन और समुद्री ईंधन मिलता है, साथ ही प्लास्टिक व उर्वरक के लिए रासायनिक कच्चा माल भी। डीजल सीमित उपयोग का नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को चलाता है। ये उन ट्रकों में है जो वॉलमार्ट और अमेज़न की आपूर्ति बनाए रखते हैं, ग्रेट प्लेन्स की कंबाइन मशीनों में और ऊपर उड़ते जेट विमानों में। हल्का कच्चा तेल उत्पादन को पेट्रोल की ओर ले जाता है। अगर पूरा सिस्टम उसी दिशा में गया तो डीजल और जेट ईंधन की कमी तब होगी जब परिवहन, खेती और विमानन को इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसका असर सिर्फ रिफाइनरी के अंदर ही नहीं रहता, ये किराने के दामों, शिपिंग लागत और हवाई टिकटों में भी नजर आता है। पूरी इंडस्ट्री इसका असर महसूस कर रही है। लियोनेल बेसल ने 2023 के अंत में अपनी 2,64,000 बैरल प्रतिदिन की ह्यूस्टन रिफाइनरी बंद कर दी, जब बिक्री के प्रयास असफल रहे। फिलिप्स 66 अपनी लॉस एंजेलिस रिफाइनरी को बंद कर रहा है। 2020 से अमेरिका ने लगभग 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन की रिफाइनिंग क्षमता खो दी है। जब कोई रिफाइनरी बंद होती है तो वह स्थायी होती है, इसलिए किसी अलग कच्चे तेल के मिश्रण के लिए फिर से निर्माण करने के बजाय सिस्टम उसी प्रकार पर टिक जाता है जिससे वह पहले से चलाना जानता है। यही हमें अमेरिकी ऊर्जा में सबसे महत्वपूर्ण संबंध तक ले आता है। अब कनाडा अमेरिका के तेल आयात का आधे से कहीं ज्यादा हिस्सा आपूर्ति करता है और कुछ वर्षों में यह 60% से भी अधिक रहा है, जिसमें ज्यादातर भारी सैंड्स क्रूड हैं, जिसे गल्फ कोस्ट और मिडवेस्ट की रिफाइनरियां प्रोसेस करने के लिए बनी हैं। कई वर्षों तक समस्या मांग की नहीं थी, बल्कि कनाडा से पर्याप्त तेल निकालने की थी। ये स्थिति मई 2024 में बदल गई। ट्रांस माउंटेन विस्तार, कई वर्षों की देरी और लगभग 34 अरब कनाडाई डॉलर की अतिरिक्त लागत के बाद खुला। इसने पाइपलाइन की क्षमता को लगभग 3 गुना बढ़ा दिया, जो लगभग 3 लाख बैरल प्रतिदिन से बढ़कर 8,90,000 बैरल प्रतिदिन हो गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये किस दिशा में बहती है। ये वैंकूवर के पास समुद्री टर्मिनल की ओर पश्चिम जाती है, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर दक्षिण में। यही सब बदल देता है। पाइपलाइन शुरू होने के बाद कनाडा ने नए तेल का बड़ा हिस्सा सीधे प्रशांत महासागर पार एशिया भेजना शुरू किया है, जिससे अमेरिका के बाहर निर्यात तेजी से बढ़ा है। जिस देश पर अमेरिकी व्यवस्था निर्भर है, उसने अपने लिए पिछला दरवाजा बना लिया और उसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। वॉशिंगटन और ओटावा के व्यापारिक झगड़े और टैरिफ से पुराने रिश्ते बिगड़े और आपूर्ति श्रृंखला राजनीति के प्रति संवेदनशील हुई। मेक्सिको, भारी कच्चे तेल का दूसरा पारंपरिक आपूर्तिकर्ता, भी अलग कारणों से वही कर रहा है। पेमेक्स के पुराने तेल क्षेत्र घट रहे हैं, जिससे उसका भारी कच्चा तेल अब मेक्सिको की घरेलू रिफाइनरियों में ही इस्तेमाल हो रहा है और निर्यात के लिए कम तेल बचता है। ये सिर्फ गल्फ कोस्ट तक सीमित नहीं है। अधिकतर कनाडाई कच्चा तेल टेक्सास के बजाय अमेरिकी मिडवेस्ट में जाता है। लेक मिशिगन किनारे बीपी का व्हाइटिंग प्लांट क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जिसे कनाडाई ऑयल सैंड्स के भारी कच्चे तेल को प्रोसेस करने के लिए फिर से बनाया गया। व्यापार युद्ध की कीमत सिर्फ कागजों पर नहीं रहती। कनाडाई ऊर्जा पर टैरिफ लगते हैं, जिससे पेट्रोल पंप पर असर दिखता है। इसका एक कारण है, जिसके पास इसे बदलने की ताकत है वही जीतता है। शेल उत्पादक, भारी प्रसंस्करण इकाइयां चलाने वाले रिफाइनर, ट्रेडिंग हाउस, जोन्स एक्ट के चलते कुछ शिपयार्ड, केमिकल कंपनियां, ये सभी गल्फ कोस्ट में हैं। इनमें से हर एक संगठित समूह है, जिनके पास पैसा, लॉबिस्ट और टेबल पर जगह है। पूरे इंतजाम को सुरक्षा के नाम पर बेचा गया। तेल देश में रखो, जहाज अमेरिकी रखो, रिफाइनरियां चालू रखो। सिस्टम स्थापित होने के बाद इनमें बदलाव करना सीधे किसी के नुकसान का कारण बनता है, इसलिए सब वैसे ही रहता है। फायदा सिर्फ चुनिंदा लोगों को मिलता है, बाकी लोगों में ये खर्चा बांट दिया जाता है और अक्सर ये नजर भी नहीं आता। कच्चा तेल, रिफाइनरियां और पंप लगातार चलते हैं और ये सिस्टम आम जिंदगी के नीचे चुपचाप चलता है। ओहायो में टैंक भरते वक्त कोई दोबारा नहीं सोचता, फिर दुनिया में कहीं कुछ बिगड़ जाता है और पूरा सिस्टम एक साथ प्रतिक्रिया करता है। इस दौर की पहली बड़ी परीक्षा फरवरी 2022 में हुई, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। अमेरिकी तेल उत्पादन उस समय लगभग रिकॉर्ड 1.16 करोड़ बैरल प्रतिदिन के पास था। 4 महीनों के भीतर गैसोलीन की राष्ट्रीय औसत कीमत $5 प्रति गैलन से ऊपर चली गई, जो अब तक की सबसे अधिक थी। राजनेताओं ने पेट्रोल पंपों के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तेल कंपनियों के अधिकारियों को कांग्रेस के सामने बुलाया,
लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अमेरिका में ईंधन की कीमतें वैश्विक मार्जिन पर तय होती हैं और जब वही मार्जिन युद्ध की चपेट में आता है तो पूरा बाजार एक साथ हिल जाता है। घरेलू रिकॉर्ड उत्पादन भी अमेरिकी ड्राइवर को पूर्वी यूरोप के टैंक युद्ध से नहीं बचा सका। अमेरिकी तेल की कीमत वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI बेंचमार्क पर निर्धारित होती है। ये ओक्लाहोमा के कशिंग में स्थित एक स्टोरेज हब से जुड़ा है, जहां पाइपलाइनों का मिलन और बैरल की माप होती है। दूसरा प्रमुख बेंचमार्क ब्रेंट है, जो नॉर्थ सी के पुराने तेल क्षेत्रों से जुड़ा है। अमेरिका में लगभग हर बैरल की कीमत इन्हीं दो मार्करों पर तय होती है। ये मार्कर दुनिया में आपूर्ति और मांग के अनुसार बदलते हैं। युद्ध के कारण बाजार डरता है तो ये अचानक बढ़ जाते हैं और इसका असर ग्राहकों की जेब पर पड़ता है। कैंसस में एक पेट्रोल पंप कभी ये नहीं देखता कि टेक्सास का कुआं उस सुबह कितना तेल निकाल रहा है। वो हजारों मील दूर तय की गई एक वैश्विक कीमत के आधार पर ही चार्ज करता है। इसी वजह से टेक्सास में निकाला गया एक बैरल और सऊदी अरब में निकाला गया एक बैरल, दोनों की कीमतें एक साथ बदलती हैं, चाहे उनके बीच एक महासागर ही क्यों ना हो। जब 2022 में दाम अचानक बढ़ गए तो देश ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का सहारा लिया। ये सैकड़ों मिलियन बैरल कच्चा तेल है जो टेक्सास और लुइसियाना की खाड़ी तट के नीचे विशाल नमक की गुफाओं में भूमिगत रूप से संग्रहित किया गया है। ये एक राष्ट्रीय गुल्लक है जिसमें 700 मिलियन से ज्यादा बैरल तेल रखा जा सकता है। 2022 में बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन पर हमले के बाद हालात संभालने के लिए करीब 180 मिलियन बैरल तेल जारी किया था। भंडार 1980 के दशक के बाद सबसे कम हो गया था, फिर आंशिक रूप से तेल भरा गया और अब यह करीब 365 मिलियन बैरल है। सुनने में ज्यादा लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर इसे पूरी रफ्तार से निकाला जाए तो ये अमेरिका की रोजाना मांग का छोटा हिस्सा ही पूरा करेगा और फिर से भरने में महीनों लगते हैं। ये झटके को थोड़ा कम कर सकता है, लेकिन देश को उस दुनिया से अलग नहीं कर सकता जो इसकी वजह है। ये समझने के लिए कि इतना तेल संपन्न देश बार बार दूसरों की जंग में क्यों उलझ जाता है, एक सप्लायर को देखिए, वही जो इन सब चीजों को गैर जरूरी बना देने वाला था। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं, सऊदी अरब, कनाडा या इराक से भी ज्यादा। यह ज्यादातर ओरिनोको बेल्ट में है और अत्यंत भारी कच्चा तेल है जो लगभग पूरी तरह अमेरिकी गल्फ कोस्ट रिफाइनरियों के लिए उपयुक्त है। दशकों तक वेनेजुएला का हेवी क्रूड ह्यूस्टन, कॉर्पस क्रिस्टी और लेक चार्ल्स भेजा गया। रिफाइनरियां इतनी निर्भर थीं कि वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी ने अमेरिका में डाउनस्ट्रीम सिस्टम का हिस्सा भी रखा था। सिडगो के जरिए उसके पास लेक चार्ल्स, कॉर्पस क्रिस्टी और लेमोंट में बड़ी रिफाइनरियां थीं, जहां रोजाना 7 लाख बैरल से ज्यादा तेल प्रोसेस होता था। फिर सब बिखर गया। ह्यूगो चावेज ने तेल उद्योग पर कब्जा किया और 2007 में विदेशी कंपनियों की संपत्तियां जब्त कर लीं, जिससे एक्सन मोबिल और कोनोको फिलिप्स वहां से हट गईं। वे अब भी क्रमशः लगभग $2 अरब और $10 अरब के दावों का पीछा कर रहे हैं। उन्होंने उन तकनीकी विशेषज्ञों को भी हटा दिया जिनसे तेल क्षेत्र चलते थे। 2000 में उत्पादन लगभग 3.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन से घटकर 1 मिलियन से भी कम रह गया। 2025 के अंत तक उत्पादन मुश्किल से 1.25 मिलियन बैरल प्रतिदिन के आसपास था। भारी कच्चा तेल गल्फ कोस्ट पर आना बंद हो गया था। सिडगो रिफाइनरियां फंस गईं क्योंकि उनकी मूल कंपनी पर प्रतिबंध लगे। इन संयंत्रों को डेलावेयर अदालत ने नीलामी के लिए भेजा। वेनेजुएला के कच्चे तेल के लिए बनी अमेरिकी रिफाइनरियां वेनेजुएला के पतन की कीमत चुकाने के लिए बेच दी गईं, लेकिन वॉशिंगटन चुप नहीं रहा। अमेरिका ने 2002 के तख्तापलट का समर्थन करते हुए तख्तापलट सरकार को तुरंत मान्यता दी, जिससे चावेज कुछ समय के लिए सत्ता से हटे। आने वाले वर्षों में वेनेजुएला के तेल क्षेत्र पर दबाव बढ़ा और वित्तीय प्रतिबंध कड़े होते गए और समय के साथ प्रतिबंध ऊर्जा व्यापार तक भी फैल गए। इसका आधिकारिक कारण हमेशा लोकतंत्र और मानवाधिकार ही बताया गया। वेनेजुएला का रिकॉर्ड दोनों क्षेत्रों में आलोचना का विषय रहा है, लेकिन एक और अस्पष्ट कारण भी है। वेनेजुएला की गिरावट ने अमेरिकी गल्फ कोस्ट के लिए भारी कच्चे तेल का एक मुख्य स्रोत हटा दिया। कनाडा पर निर्भरता ने वेनेजुएला की खाली जगह भर दी। साथ ही रियाद से संबंध और फारस की खाड़ी पर निर्भरता भी बढ़ गई। 20 वर्षों तक वॉशिंगटन ने आक्रमण को छोड़कर हर तरीका आजमाया। फिर जनवरी 2026 में उसने अपनी रणनीति बदल दी। कराकास में निकोलस मादुरो अमेरिकी बलों द्वारा पकड़े गए और नार्को आतंकवाद के आरोप में न्यूयॉर्क लाए गए। आगामी हफ्तों में
काराकास में उनके पूर्व उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज के नेतृत्व में एक नई सरकार स्थापित की गई। सरकार ने घोषणा की कि वह अमेरिका के निर्देशन में वेनेजुएला के तेल क्षेत्र को फिर से खोलने को तैयार है। वॉशिंगटन ने तुरंत कदम उठाया। उसने बाजार में फिर करोड़ों बैरल कच्चा तेल लाना शुरू किया। शेवरॉन, जो एकमात्र बड़ी कंपनी थी जिसने वेनेजुएला को पूरी तरह नहीं छोड़ा था, वह जमीन पर संचालन का नेतृत्व करने के लिए तैयार थी। गल्फ कोस्ट रिफाइनरियां वेनेजुएला का कच्चा तेल ले रही थीं, और वेनेजुएला सिर्फ उस रणनीति का सिर्फ एक अध्याय है। 1990 में सद्दाम हुसैन के इराक ने कुवैत पर हमला किया। अमेरिका ने उसे बाहर निकालने के लिए करीब 5 लाख सैनिक भेजे। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया, ये कहकर कि वहां सामूहिक विनाश के हथियार हैं जो कभी नहीं मिले। लेकिन इराक के पास कुछ और था। मध्य पूर्व के सबसे बड़े भारी कच्चे तेल भंडारों में से कुछ। 20 साल बाद भी इराकी कच्चा तेल वैश्विक बाजार में आता है, जिसमें अमेरिका को साल के हिसाब से अमेरिका को प्रतिदिन लगभग 1 लाख से 2 लाख बैरल निर्यात होता है। अलग संघर्ष, लेकिन वही मूल संसाधन, और दोनों ही मामलों में तेल का बहाव कभी नहीं रुका। वेनेजुएला, इराक, 2 अलग अलग दशक, 2 अलग अलग तर्क, 2 अलग अलग पार्टियों के 2 अलग अलग राष्ट्रपति, लेकिन असलियत में ये वही पुरानी रणनीति है। ये केवल पेट्रोल पंप के दामों पर नहीं था। काराकास का समूह, फारस की खाड़ी में भेजे गए 5 लाख सैनिक और वे प्रतिबंध जिन्होंने एक पूरी राष्ट्रीय तेल कंपनी को तबाह कर दिया। ये वो कोशिश नहीं है जो कोई सरकार सिर्फ उपभोक्ता की सुविधा के लिए करती है। ये वो कोशिश है जो सरकार उस समस्या पर करती है जिसे वो अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानती है। क्योंकि गल्फ कोस्ट रिफाइनिंग सिस्टम सिर्फ पेट्रोल का स्रोत नहीं है, वहीं से डीजल भी आता है, वही ईंधन जो जेट्स और नौसेना को ताकत देता है। अमेरिकी सशस्त्र बल दुनिया में सबसे बड़ा एकल संस्थागत ईंधन उपभोक्ता है। उन्हें चालू रखने वाले ईंधन का एक अहम हिस्सा उन्हीं भारी कच्चे तेल के मिश्रणों से रिफाइन होता है, जिनके बारे में ये पूरी कहानी है। जब वॉशिंगटन एक भारी कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता खोता है, तो सिर्फ विक्रेता ही नहीं, सुरक्षा भी खोता है, और उसके लिए तख्तापलट भी किया जा सकता है, उसके लिए आक्रमण भी किया जा सकता है। ये तो राष्ट्राध्यक्ष को हथकड़ी लगाकर न्यूयॉर्क ले जाने जैसा है। ऐसा ही 2026 की शुरुआत में ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने पर हुआ। पृथ्वी का सबसे व्यस्त तेल निर्यात मार्ग लगभग एक रात में ही ठप हो गया। पेट्रोल की कीमत करीब $3 प्रति गैलन से कुछ हफ्तों में 30% बढ़कर $4 प्रति गैलन के पास पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड $110 और अमेरिकी क्रूड $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गए। संयुक्त राज्य अमेरिका रिकॉर्ड स्तर पर तेल उत्पादन कर रहा था, फिर भी इससे फर्क नहीं पड़ा। कीमत उत्पादन नहीं बल्कि वैश्विक मार्जिन तय करता है। जब मार्जिन टूटता है, झटका सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता बल्कि फैल जाता है। पहले डीजल महंगा होता है, फिर ट्रकिंग लागत और खाने पीने समेत ट्रक से ढुलाई वाली सब चीजें महंगी हो जाती हैं। डीजल की ऊंची कीमत अनाज, उर्वरक, लकड़ी में दिखती है। फिर जेट फ्यूल की बारी आती है और अचानक फ्लाइट्स भी महंगी हो जाती हैं। लोग इसे उस जलडमरू मध्य से नहीं जोड़ते जिसके बारे में उन्होंने सुना ही नहीं। सुर्खियों में फारस की खाड़ी की मिसाइलें होती हैं, लेकिन इसकी कीमत हर जगह दिखती है, और इस बार देश ने अपनी गुल्लक खाली कर दी। मार्च 2026 के मध्य में वॉशिंगटन ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से लगभग 172 मिलियन बैरल तेल जारी किया। ये इतिहास में किसी एक देश द्वारा किया गया सबसे बड़ा आपातकालीन तेल रिलीज था। इससे 32 सहयोगी देशों द्वारा लगभग 400 मिलियन बैरल का संयुक्त रिलीज हुआ। ये सब दुनिया के दूसरे छोर पर स्थित एक जलडमरू मध्य के बंद होने से शुरू हुआ। और एक बात ऐसी है जो अमेरिकियों को सबसे ज्यादा चिंतित करनी चाहिए। जब संयुक्त राज्य अमेरिका अपना भंडार खाली कर रहा था, उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अपना भंडार भरने में व्यस्त था। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में कच्चा तेल खरीदकर उसे जमा करने में काफी समय बिताया है। इसी खरीदारी ने विश्व कीमतें ऊंची रखीं। अगले झटके पर चीन के पास और बड़ा भंडार होगा। दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश छोटे भंडार के साथ होगा, और यह ताकत की निशानी नहीं है। पिछले 50 वर्षों में हर राष्ट्रपति ने ऊर्जा स्वतंत्रता का वादा किया है। यह शब्द भाषण में अच्छा लगता है। यह उस देश की तस्वीर है जो आत्मनिर्भर, किसी के आगे जवाबदेह नहीं और तेल कटौती से अप्रभावित है। शैल उछाल ने मानो ये दिला दिया हो। 2020 में अमेरिका शुद्ध तेल निर्यातक बना। उसने आयात से ज्यादा तेल बेचा। कागजों पर स्वतंत्रता मिल गई थी, लेकिन जितने बैरल आप खरीदते हैं
उनसे ज्यादा बेचना आत्मनिर्भर होने जैसा नहीं है। 2020 से भाषा बदल गई है। ऊर्जा स्वतंत्रता अब ऊर्जा प्रभुत्व बन गई। और यह जितना सुनाई देता है उससे ज्यादा ईमानदार है, क्योंकि प्रभुत्व आत्मनिर्भरता नहीं है। इसका मतलब है कि बाकी दुनिया का लाइन में बना रहना जरूरी है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। इससे वाकई फर्क पड़ता है। एक बार फिर धन्यवाद, और मैं आपको अगली बार मैट पैक पर मिलूंगा।